नमस्कार दोस्तों, यूनाइट एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपीटीईटी और सीटीईटी 2021 के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें परीक्षा में प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मार्क्स ला सकें। साथ में हम लोग जानेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ शब्दावलियाँ और उनके अर्थ के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नों को बिना सही तरीके से समझे आप प्रश्नों को ही सही तरीके से नहीं समझेंगे तो उसका आंसर सही तरीके से आप कैसे दे पाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षण शास्त्र के जो प्रश्न होते हैं उसमें कुछ कठिन शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो उसके अर्थ को हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि परीक्षा हॉल में हमें ध्यान में रखना होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ एवं उनके अर्थ को। यानी सीटेट हो या यूपीटीईटी, अगर कोई भी अगर हम शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं तो उनके प्रश्नों का उत्तर देने का सही तरीका ये होता है कि हम एलिमिनेशन मेथड से उसका आंसर करें। एलिमिनेशन मतलब मेथड का मतलब यह होता है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से जो विकल्प नहीं होगा पहले उसको हटा देंगे, उसके बाद देखेंगे कि सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, यानी कौन सा सही उत्तर होगा, तो उसको हम लोग आंसर करते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग देख लेते हैं सीटीईटी और यूपीटीईटी के बारे में जो हमें एग्जामिनेशन में ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये परीक्षा है, जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हैं, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं? तो बाल मनोविज्ञान पे, यानी पूर्णतः बाल केंद्रित है और बालक को ही केंद्र बिंदु मानकर एक अच्छे शिक्षक की भांति उत्तर देना होता है। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमें उत्तर देते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो हमें बालक को केंद्र मानकर उत्तर देना चाहिए, यानी आपके उत्तर में कौन होना चाहिए? तो बालक, आपके उत्तर के केंद्र बिंदु में बालक होना चाहिए। बालक को ध्यान में रख के ही आपके सही प्रश्नों के आंसर करने हैं। नेक्स्ट है, किसी भी प्रश्न का उत्तर नकारात्मक नहीं देना है, यानी आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव आंसर नहीं करना है। जो कि सेकंड पॉइंट में मैंने बताया है कि पॉजिटिव आंसर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि खुद को बालक मानकर ही उत्तर देना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि खुद को बालक मानकर उत्तर देना चाहिए, इसका एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि जहाँ भी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है तो वहाँ पे प्रोत्साहन या प्रशंसा देने की बात होनी चाहिए। वहाँ पे अगर प्रश्न में ये विकल्प भी रहेगा कि पेंसिल देंगे, कटर देंगे, पैसे देंगे, तो नहीं, ये सब आंसर कभी नहीं होंगे। अगर आपको पुरस्कार देने से संबंधित प्रश्न है तो उसमें हम या तो प्रोत्साहन देंगे, नहीं तो प्रशंसा उसकी करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुनर्वलन वगैरह आप लोग पढ़े होंगे ट्रेनिंग के समय। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो ध्यान में रखने हमें परीक्षा के समय, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जहाँ पे फ्रेंड्स अगर दंड देने की बात आ जाए, अगर इस तरह के प्रश्न होते हैं, मैं आप लोगों को जब प्रश्न करवाऊंगा तो वहाँ पे इस तरह के प्रश्न मिलेंगे और वहाँ पे आपको रिमाइंड करवाऊंगा इन सब बातों को। तो जहाँ पे भी दंड देने की बात होती है तो वहाँ पे देखिए इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पीटेंगे वहाँ ऑप्शन रहेगा उस प्रश्न में, और कोई दंड नहीं, हमें पिटना उठना नहीं है, कोई भी दंड नहीं देना है। उन्हें हम क्या करेंगे? समझाएंगे, उचित मार्गदर्शन करेंगे या उनके पेरेंट्स या गार्जियन से बात करेंगे, लेकिन पीटेंगे नहीं। क्योंकि इसके पहले मैंने एक पॉइंट में बतलाया था कि आपको उस बालक के जगह पे रख के, खुद को रख के आपको एक बालक की तरह उत्तर देना है। तो आप खुद समझिए, अगर मान लीजिए कि आप बालक हैं, अगर कोई शिक्षक आपको पीट रहा है तो क्या आप स्कूल जाना चाहेंगे? क्या आप शिक्षक से दोबारा कोई प्रश्न करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न का उत्तर देते समय आपको खुद अपने ऊपर सोचना है। आप खुद बालक बन के सोचिए कि आपके साथ कैसा व्यवहार टीचर करे जो कि आपको अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लीजिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रश्न को एग्जामिनेशन में 2 से 3 बार सही तरीके से पढ़िए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको शिक्षण शास्त्र के प्रश्न में बार बार देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अगर आप लोग प्राइमरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं यानी पेपर 1 के लिए, उसमें भी 5 सब्जेक्ट हैं। अगर पेपर 2 के लिए भी दे रहे हैं यानी 6 to 8 क्लास 6 to 8 के लिए अगर टीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपीटीईटी का एग्जाम दे रहे हैं या सीटीईटी का, तो उसमें भी 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपको पर्यावरण अध्ययन है और आपको गणित है। तो इस तरीके से 5 विषय हो गए। 5 प्रश्न में अगर हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो अगर पर्यावरण अध्ययन को छोड़ दें तो बाकी जो 4 विषय हैं उसमें 15-15 क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इच सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन यानी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न में से 15 प्रश्न तो आपके शिक्षण से संबंधित ही होते हैं, उस विषय के शिक्षण से संबंधित। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं हिंदी की, तो हिंदी में 15 क्वेश्चन तो आपके हिंदी विषय से रहेंगे, बाकी जो प्रश्न 15 प्रश्न होंगे उसमें आपके हिंदी शिक्षण से संबंधित रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से रहेंगे और बाकी जो 15 क्वेश्चन हैं वो आपके इंग्लिश टीचिंग से रिलेटेड रहेगा, यानी इंग्लिश पेडागोजी से रहेगा, यानी अंग्रेजी शिक्षण से। इसी तरीके से अगर हम बात करें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से, तो उसमें 30 प्रश्न होते हैं, उसमें भी तो उसमें से 15 प्रश्न तो आपके बाल विकास से रहेगा, बाकी जो 15 प्रश्न रहेंगे उसमें से उसके शिक्षण से रहेगा। बाकी अगर हम बात करते हैं गणित की, जो कि पेपर 1 में गणित भी रहता है एक सब्जेक्ट,
तो गणित में जो 15 प्रश्न रहेंगे आपके गणित सब्जेक्ट से रहेंगे, गणित विषय से, बाकी 15 प्रश्न जो रहेंगे वह गणित शिक्षण से रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपके जो शिक्षण का पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपके बहुत सारे मार्क्स बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे कि आपके 4 पेपर होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे पेपर 1 में, तो 4 सब्जेक्ट में अगर हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 क्वेश्चन तो आपके हो गए केवल शिक्षण से रिलेटेड। इसी तरीके से अगर हम पार्ट 2 यानी पेपर 2 की बात करें जो कि क्लासेस 12 के लिए है, तो उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो इस तरीके से इससे 5 प्रश्न होंगे और इसमें अगर पाँचों जो सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट में 15-15 क्वेश्चन तो आपके विशेष रहेंगे, बाकी 15-15 क्वेश्चन रहेंगे शिक्षण से। तो इस तरीके से अगर आप शिक्षण जो पोर्शन है स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं और उनके अर्थ के बारे में। क्योंकि जब तक आप उन शब्दों का अर्थ सही तरीके से नहीं जानेंगे तो आप लोग प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अगर आप प्रश्न ही सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो आंसर कहाँ से सही कर पाएंगे। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कुछ शब्दावलियाँ यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रही हैं। जैसे कि अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब होता है रुचि। नेक्स्ट है अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। नेक्स्ट है अधिगम कर्ता यानी सिखाने वाला शिक्षक। नेक्स्ट है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मतलब रुख यानी मन की स्थिति। अभिक्षमता, अभिक्षमता मतलब क्षमता। व्यक्तिक मतलब व्यक्ति। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व इसमें आपके गुणों का समन्वित रूप होता है। समन्वित रूप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तित्व में आपको आपका आंतरिक गुण और बाह्य मतलब दोनों सम्मिलित होते हैं, जैसे आप लोग ट्रेनिंग में पढ़े होंगे। अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना, बताना। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मन से उत्पन्न भाव यानी प्रेरणा। अभिप्रेरित मतलब दूसरों से प्राप्त प्रेरणा। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का मतलब होता है उत्साह। प्रोत्साहित, प्रोत्साहित का मतलब होता है उत्साहित। नेक्स्ट है अनुक्रिया, अनुक्रिया का अर्थ होता है कार्य के बाद की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो शब्दावली है जो कि आप लोग बार बार इसको पढ़े होंगे, पुनर्बलन। पुनर्बलन का अर्थ होता है अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि। संप्रेषण, संप्रेषण मतलब भेजना, पहुंचाना। जैसे कि अगर कोई टीचर लेक्चर दे रहा है क्लासरूम में तो संप्रेषित कर रहा है अपनी बातों को, यानी जो लेक्चर दे रहा है उसको संप्रेषित कर रहा है। तो किन के बीच में संप्रेषित कर रहे हैं, तो अपने विद्यार्थियों के बीच में। तो उसे हम संप्रेषण कहते हैं, भेजना, पहुंचाना, अपनी बातों को पहुंचाना विद्यार्थियों तक। नेक्स्ट है अक्षमता, अक्षमता मतलब असमर्थता यानी असक्षम। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षणार्थी, शिक्षक प्रशिक्षणार्थी का मतलब होता है शिक्षक छात्र। मतलब कि आप लोग मतलब जो अब तक आप टीचर में सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप लोग क्या हैं, प्रशिक्षु शिक्षक हैं, यानी आप प्रशिक्षणार्थी शिक्षक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अनुदेशन, अनुदेशन का मतलब होता है सूचना देना, आज्ञा देना। नेक्स्ट है अनुदेशक, अनुदेशक का मतलब होता है सूचना देने वाला यानी निर्देशित करने वाला यानी शिक्षक। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक, अनुदेशात्मक का अर्थ होता है सूचित यानी आदेशित। अन्वेष, अन्वेष मतलब खोज, ढूंढना। नेक्स्ट है अन्वेषक, अन्वेषक का मतलब होता है खोजकर्ता। नेक्स्ट है संज्ञान, संज्ञान का मतलब होता है जानना या समझना। संज्ञानात्मक मतलब चिंतन, मनन, बुद्धि, विवेक से संबंधित होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें जिससे कि सभी को इस चैनल के बारे में पता चल सके। अगर आप चैनल पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।